Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я рад и счастлив еще одно интервью взять у известного в индийских кругах, в кругах Сахаджи-йоги, в том числе танцора Дипак Варма. Мы давно знаем друг друга, и сегодня пришел момент, когда захотелось узнать о нем больше, как о личности, как о Сахаджи-йоге, как о танцоре, потому что это настоящий бриллиант, я думаю, индийского танца. Но об этом он расскажет сам, и необычность этого интервью будет в том, что он будет рассказывать все на языке хинди. Но мы имеем хорошего переводчика в лице Сачина, тоже моего нового друга, и я думаю, что с помощью субтитров каким-то образом мы все равно поймем, о чем идет сегодня разговор. Намасте. नमस्ते। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? Me too. Потому что мое знание языка хинди ограничится несколькими фразами. मैं भारत से बहुत प्यार करता हूँ. Let's start. Okay. So, hello everyone. Today we are with Deepak Sharma, and he is a very well-known Sahaj Yogi all over the globe. So, we are going to have a little discussion about his personal life, his professional life, and about how he came into Sahaj Yoga. So, I would like him to share a couple of points for our viewers. नमस्कार, जय श्री माता जी। मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं पेशे से एक कथक नर्तक और आरजे एंकर, स्क्रीन प्ले राइटर और फिल्म मेकर भी हूँ। और जहाँ तक कि जैसे मेरे से पूछा गया कि क्या ये जो डांस, जो मेरा जो पेशा है कथक नृत्य का, क्या ये मेरे बचपन का शौक है या मुझे फैमिली की तरफ से आया है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरी खुद की चॉइस थी। इट वॉज माई चॉइस, और मेरी फैमिली में कोई भी किसी आर्ट फील्ड से नहीं है। मेरे बाद ही हमारी फैमिली में आर्ट फील्ड में बच्चों ने जाना शुरू किया है। और It's very important to have your own choice. yes, it was my choice only. My father was a singer because he have a जागरण मंडली। उनकी अपनी एक जागरण मंडली थी, उसमें वो सिंगिंग करते थे। वैसे पेशे से वो बिल्डर थे, लेकिन उसके अलावा कोई भी हमारी फैमिली में एज ए डांसर प्रोफेशनली कोई भी नहीं था। तो मुझे उनके साथ जागरण में जाते जाते ही मेरे अंदर डांसिंग का एक जो शौक था, वो मुझे लगा कि शायद वो बचपन से था, वो मुझे उसकी पहचान मिली। और धीरे धीरे मेरा रुझान क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल डांस की तरफ जाने लगा। तो इनिशियल स्टेज पर तो मैंने, उस समय दूरदर्शन हुआ करता था जिस पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम आते थे। उसमें जब भी क्लासिकल नृत्य की बात हुआ करती थी तो मैं उसको एपिसोड को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में देखता था। लेटर ऑन धीरे धीरे व्हेन आई वाज इन कॉलेज, सो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे वो अपना जो मेरा एक शौक था बचपन का, बिकॉज वो मुझे पूरा करना है। तो उसके लिए मैंने कथक केंद्र को ज्वाइन किया, कथक की क्लासेस ली मैंने, और फिर मैंने थिएटर भी ज्वाइन किया, और जिसमें मैंने एक्टिंग को सीखा। और उसके साथ साथ मैंने अपना स्टेज शो करना शुरू कर दिया। कॉलेज टाइम से ही मेरे स्टेज शो हुआ करते थे, और लाइक हम लोग जाते थे, हमारा पूरा ग्रुप था, परफॉर्म करते थे। कुछ हमें टोकन मनी भी मिलती थी, वो लेकर हम अपना घर आते थे। तो ऐसा करके मैंने अपने इस कथक नृत्य की शिक्षा ली, जिसके लिए मेरी जो गुरु, अब तो खैर वो नहीं है, दीपिका वर्मा जी मेरी गुरु रही, और उन्होंने ही मुझे कथक नृत्य की शिक्षा दी। When and how did you realize that dancing was your life? आपको ऐसा कब समझ में आया, ऐसा कब महसूस हुआ कि आपको नृत्य की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और आपको, आपकी रुचि नृत्य में है? जब मैं 10th क्लास में था तब एक हमारे स्कूल में प्रोग्राम हुआ था,
और उस प्रोग्राम के दौरान हमारे जो स्कूल के टीचर्स थे उन्होंने मुझे डांस परफॉर्म करने के लिए बोला। तो स्टेज पर जब मैंने सोलो परफॉर्म किया तो वहाँ कुछ पॉलिटिशियंस वगैरह भी आए हुए थे उस समय पे। अब मुझे एग्जैक्टली उनका नाम तो याद नहीं है, बस टू अर्ली। सो उन्होंने पर्सनली आकर मुझे बहुत प्रेज किया, अप्रिशिएट किया कि आपका डांस बहुत सुंदर है, तो आप इसको क्या अपने कैरियर में नहीं बनाना चाहते हो? अब क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल फैमिली रहा तो वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उस समय फैमिली में बड़ा रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी कि भी एज ए मेल क्लासिकल डांसर लोग पसंद नहीं करते थे। तो मैंने घर पर अपने बात की तो उन्होंने ओपनली कहा कि आप कर सकते हो बट आप इसको प्रोफेशनली नहीं बना सकते, क्योंकि उनका हुआ करता था कि भाई एक मेल डांसर को किस नज़र से देखा जाता है। तो लेटर ऑन मतलब मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार ठीक है, मेरी फैमिली के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट मेरी खुद की अपनी जो इनर सोल है जो मुझे कह रही है कि भाई मुझे डांस करना चाहिए। तो मैंने कॉलेज टाइम तक केवल स्टेज पे परफॉर्म करा और नाटक में पार्टिसिपेट किया, थिएटर ज्वाइन किया, और बाद में तब जब मैं इंडिपेंडेंट हो गया, लाइक मेरी जॉब लग गई थी कॉर्पोरेट में, तो तब फिर मैंने अपनी क्लासेस शुरू की, क्योंकि उस समय कोई मुझे नहीं रोक सकता था। तब मैंने अपनी क्लासेस ज्वाइन की, फिर मैंने उसमें कथक में सीनियर डिप्लोमा कंप्लीट किया और फिर मैं एज ए प्रोफेशनली इसमें फील्ड में आ गया। But who was your first teacher? And what was the most important things he taught you? दीपिका वर्मा जी बाय माय फर्स्ट गुरु। और जहाँ तक उन्होंने जो मुझे डांस की बारीकियाँ जो सिखाई, उसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था वो ये था कि आप अपनी बातें किसी को जब शेयर करते हैं या आप अपनी बातें किसी से कहना चाहते हैं तो आपको शब्दों की ज़रूरत होती है। लाइक तो आप बिना शब्दों के किस तरह अपनी बातों को दूसरों को समझा सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो हमारा डांस का पार्ट होता है। कि आपने किसी को सपोज मान लीजिएगा बोलना है कि भी मैं तो कृष्ण की भक्ति करता हूँ, अब ये एक कृष्ण भक्ति, लाइक आपको एक मैंने टैग लाइन दिया कि मैंने आपको बोला भाई मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ, तो इसके लिए मुझे शब्दों की जरूरत थी। अब और अगर यहाँ शब्द ना हो तो there is no need a single word. I am Shiva. I am Durga. Kali. Kali. Radha. सीता। वहाँ तो वो उन्होंने जो मुझे बिना शब्दों के अपनी बात को व्यक्त करने की जो बारीकियां समझाई, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। The next one is how many, where all you have performed Kathaks before Sahaj Yoga? सहज से पहले मैंने बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस और हमारे ग्रुप की तरफ से जो स्टेट परफॉर्मेंसेस आया करती थी, वहाँ पर भी हम लोगों ने परफॉर्म किया है। इवन थिएटर फेस्टिवल्स होते थे और लाइक हिमाचल में भी मैं गया हुआ हूँ, हिमाचल के कई स्टेट्स में हम लोगों ने शहरों में जाके परफॉर्म किया। दिल्ली एनसीआर रहा और चंडीगढ़ में, जम्मू, मतलब लाइक इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सी जगह पर हम लोगों ने परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन जब मैंने सहज योगा ज्वाइन किया 2002 में, मैंने सहज योगा ज्वाइन किया और 2003 में मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस सहज योगा प्लेटफॉर्म पर हुआ। मेरा सहज में आने से पहले का जो अनुभव रहा वो ये था कि मैं एज अ डांसर जहाँ पर भी परफॉर्म करता था तो एक थीम होती थी, हम उसको दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते थे और उसके बाद में हमने जो भी हमारा पेमेंट होता था, हम एज एन आर्टिस्ट वो पेमेंट रिसीव करते थे और अपने घर चले जाते थे, सब लोग मिलते थे। बट
इंडियन आर्ट, क्लासिकल डांस और इंडियन आर्ट इतनी डेप्थ में है, ये इसका जो अनुभव मुझे रहा वो सहज योगा में आने के बाद मुझे हुआ। जब श्री माता जी द्वारा मुझे आत्म साक्षात्कार मिला और मेरी कुंडलिनी का जागरण होकर मुझे सहस्त्रार से जो वाइब्रेशंस का अनुभव हुआ, उसके बाद जब मैंने डांस को परफॉर्म किया तो वो बहुत ही एक डिफरेंट लेवल था मेरे लिए, क्योंकि उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कनेक्शन डायरेक्ट ना डिवाइन के थ्रू मेरा जुड़ जाता था, क्योंकि कथक में भी या और भी जितने इंडियन क्लासिकल डांस हैं उसमें बहुत रियाज की ज़रूरत होती है, तो उसमें फुटवर्क हमारा बहुत स्पेशल मायने रखता है। तो फुटवर्क में होता था कि भी हम घुंघरू बांधते थे और हम घंटों अपनी प्रैक्टिस करते थे, जिसमें तत्काल जिसको हम बोलते हैं फुटवर्क को 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके लेवल्स होते हैं स्पीड के, पहले आप विलंबित में करेंगे, फिर आप इसके ऊपर जाएंगे सेकंड स्पीड पे, थर्ड पे, फिर फोर्थ पे। तो उसी की स्पीड लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से उसकी स्पीड बढ़ती है। ये रियलाइजेशन मुझे सहज योगा में से पहले नहीं हुआ था, जो मुझे सहज में आने के बाद जब भी मैं रियाज करता था तो तत्काल करते 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 पूरा अटेंशन मेरा सहस्त्रार पर आता था और मेरा यहाँ से कनेक्शन सहस्त्रार से सीधा डिवाइन से होता था और मैं घंटों उस रियाज में लगा रहता था, मुझे टाइम का नहीं पता लगता था। और यहाँ मुझे पूरी तरह से महसूस होता था कि मेरा ये पूरा सहस्त्रार खुला हुआ है और यहाँ से ठंडी हवा मेरे ना सिर से निकल गई है। वो अनुभव जो रहा वो मुझे सहज में आने के बाद हुआ। और जब हमने स्टेज पे परफॉर्म किया, क्योंकि सहज में जब मेरी पहली परफॉर्मेंस हुई थी 2003 में, तो नैनीताल सातताल में, तो ऑटोमेटिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि ये जो कला है ये मुझे डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। तो तब से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आधा दिन सहज योगा कहीं परफॉर्म नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो मेरी भक्ति है वो एक डांस के फॉर्म में मैं वो श्री माता जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। तो मैं अब कभी भी फ्रॉम 2003 टू टिल 2026 मैं केवल श्री माता जी के समक्ष ही परफॉर्म करता हूँ या मैं बच्चों को सिखाता हूँ, पर प्रोफेशनली मैं कहीं पर भी कोई स्टेज परफॉर्मेंस नहीं देता हूँ, एक्सेप्ट अगर कोई मेरा ड्रामा अगर हो रहा है तो उसमें मैं एज एन आर्टिस्ट एक्ट करता हूँ, बट डांस नहीं करता हूँ, क्योंकि डांस अब मेरी तरफ से मेरी भक्ति के रूप में वो केवल श्री माता जी के प्रति समर्पित है। Indian dance is a whole separate world, I think. What did you find valuable in it for yourself, and what are you now trying to convey to your students? आपके अंदर सहज योगा में आने के बाद क्या बदलाव हुए हैं और आपके करियर के दृष्टिकोण से कैसे चेंजेस आए हैं डांसिंग की तरफ से? सहज योगा में आने के बाद में जो मेरे अंदर जो परिवर्तन आया है बतौर एक डांसर, क्लासिकल डांसर, उसमें मैं आपको केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि पहले मेरे अंदर शायद वो ठहराव नहीं था। ठहराव मीन टू से कि जो एक अच्छे डांसर में होना चाहिए। ठीक है, डांस आप अच्छा करते हैं, आपकी मूवमेंट्स अच्छी होती हैं, आपकी शार्पनेस होती है आपकी मुद्राओं में, जो भी आप स्टेप उठाते हैं उसमें आपका जो अंग है, बॉडी लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत अच्छा चलता है। पर उसकी जो अनुभूति है, जिसको आप, क्या होता है कि दर्शक आपके सामने बैठा है और आप उसके सामने कोई भी आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जब तक आपका और उस ऑडियंस का, दर्शकों का कनेक्शन नहीं होगा तो आपकी आर्ट का कोई मायने नहीं होता। सहज योगा में आने के बाद में पहले जैसे हम करते थे तो हमें इन चीज़ों का शायद बोध नहीं था या हमने उसको समझने की कोशिश नहीं की, बट सहज योगा में आने के बाद में इस चीज़ को हमने बहुत बारीकी से अनुभव भी किया कि जब हम परफॉर्म कर रहे हैं और अगर हम उस कैरेक्टर में हैं तो ऑडियंस जितनी भी हमारे सामने बैठी है वो ऑटोमेटिकली हमारे उस कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाती है। उनको लगता है कि वो लाइव देख रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है कि एक बार हमने
राम की शक्ति पूजा के ऊपर एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की थी एट धर्मशाला ISBS। राम जो हमारे राइट हार्ट पर रहते हैं, श्री राम और माँ सीता, तो उनके विषय का वो सब्जेक्ट था हम लोगों के पास में, उसको परफॉर्म करना था। तो मुझे याद है उसमें हमें दिखाना था कि जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो रावण की तरफ से विजय ही मिल रही थी उसको, और राम की सेना हार रहे थे, क्योंकि रावण की तरफ से जो रावण ने ऑलरेडी देवी दुर्गा को प्रसन्न करके उनकी शक्ति का आशीर्वाद ले रखा था, तो उधर की तरफ से दुर्गा जी उनके साथ लड़ रही थी। तो जामवंत जी ने श्री राम को बोला कि प्रभु आप तो सब ज्ञाता हैं, आपको पता है कि देवी जो है रावण की तरफ से लड़ रही है और उसको विजय मिल रही है, तो आप क्यों नहीं देवी की पूजा करते हैं, क्यों नहीं उनको प्रसन्न करते हैं। तो राम जी को वो उपाय सूझा। उन्होंने सभी अपने लक्ष्मण जी को बोला कि आप सुरक्षा करो, बाकी जो नल नील थे, सुग्रीव थे, उन सबको बोला कि आप उस शत्रुओं से कोई यहाँ पे हमें डिस्टर्ब ना करे, तो ऐसी आप व्यवस्था करो। हनुमान जी को कहा कि आप देवी को प्रसन्न करने के लिए मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ, आप जाकर 108 नील कमल ले आएगी। तो हनुमान जी चले गए नील कमल लेने के लिए। इधर हवन की तैयारी हुई, श्री राम हवन के लिए बैठ गए और हनुमान जी पुष्प लेकर आए और श्री राम ने वो यज्ञ आरंभ किया। 107 उन्होंने पुष्प अर्पित कर दिए, लेकिन 108 जो पुष्प था नीलकमल, वो देवी प्रकट होके उसको उठा के लेकर साइड में खड़ी हो गई। अब जब राम जी ने हाथ ऐसे किया, देखा तो वहां पे पुष्प नहीं था, आंख खोली, देखा कि उनके पास से पुष्प गायब था। तो वो सरप्राइज हो गए और थोड़ा सा विचलित हुए कि अगर ये 108 की आहुति नहीं दिया तो देवी प्रसन्न नहीं होंगी, तो अब मैं क्या करूं। तो देन ही रियलाइज, उनको याद आया कि उनकी माँ कौशल्या उनको उनके क्योंकि नयन जो थे यानी उनकी आईज जो थी वो ब्लू आईज थी, तो इसीलिए उनको वो नील कमल बोला करती थी। तो उन्होंने उसी क्षण ये डिसाइड किया, ही डिसाइडेड, और उन्होंने अपना बाण उठाया और अपनी आंख को डोनेट करने के लिए जैसे ही उन्होंने तीर को यहाँ तक लेकर आए अपनी आईज के पास में, तुरंत देवी प्रकट हुई और उनका हाथ पकड़ा और कहा कि हे राम, तुम विजयी हो। तो उन्होंने वो पुष्प अर्पित किया और पूरा देवी का आशीर्वाद श्री राम को मिला। तो जब ये एपिसोड हम लोगों ने वहां पे स्टेज पे परफॉर्म किया, तो कुछ सहयोगी भाई और बहनों ने मुझे पर्सनली आकर बोला कि भैया वो परफॉर्मेंस ऐसा चल रहा था कि हमें लगा कि हम उस युग में हैं और श्री राम हमारे समक्ष बैठ के प्रस्तुति दे रहे हैं, और हमारे इस राइट हार्ट पर जब तक आज तक हमने कभी वाइब्रेशंस को फील नहीं किया था, चैतन्य को फील नहीं किया था, आज हमने यहाँ राइट हार्ट पर वो चैतन्य फील किया। तो ये जो कनेक्शन था ऑडियंस और एक आर्टिस्ट था, वो एक अलग ही अनुभव था हमारे लिए। तो ये डिफरेंस है मेरा सहज से पहले और सहज के बाद। You have been teaching for many years, I think, and staging musical and dance performance with the yogis, with children especially. Is there a difference between children of different generation? Is it easier or more difficult to walk now? जैसे कि आप नृत्य काफ़ी सालों से सिखा रहे हैं, आपने म्यूज़िकल भी किया है, स्टेज शो भी किए हैं, और आपने बाहर भी बच्चों को सिखाया है डांसिंग, म्यूज़िक, और यहाँ सहज में भी NGO के बच्चों को सिखा रहे हो। तो आपने जैसे 90 से स्टार्ट किया होगा, तो उस जनरेशन में आज की जनरेशन में क्या फ़र्क है, एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सहज योगा चिल्ड्रंस एंड द NGO स्टूडेंट्स? देखिए, अर्ली स्टेज की अगर मैं बात करूं तो उस समय की जो हमारे पास में स्टूडेंट आया करते थे, तो वो समहाउ डेडिकेटेड हुआ करते थे कि उनको अगर डांस सीखना है तो उनको डांस सीखना है। उसमें कोई इफर्ट बट नहीं होता था और उसमें किसी तरीके का कोई बहाना नहीं बनता था, क्योंकि उस समय हर कोई अपने बच्चों को डांस नहीं सिखाता था। तो जो आता था हमारे पास में वो डेडिकेटेड स्टूडेंट ही आता था। बट 2000 के बाद में जिस तरीके का हम लोगों का कल्चर डेवलप होता चला गया और ये जो जनरेशन अब आ गई है,
उसके अंदर वो एक चाव नहीं है डांस को सीखने का, क्योंकि उसके लिए वो एक हॉबी है। वो एज एन हॉबी एक डांस करना चाहता है, वो अपनी बॉडी को फिट करना चाहता है, इसलिए वो डांस कर रहा है। वो कंपटीशन लाइफ में ये दिखाना चाहता है कि मुझे डांस करना भी आता है, पर उसका वो डेडिकेशन नहीं। मोर देन क्लासिकल डांस, वो लोग हमारे जो इंग्लिश कल्चर है या वेस्टर्न म्यूजिक है, वो उसको ज्यादा फॉलो करता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं इसके बिना मैं सोसाइटी में मूव करूंगा तो शायद उसको कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको फिर वो बहुत पिछड़ा हुआ मानते हैं कि भाई तुम ऑर्थोडॉक्स हो, तुम्हें वेस्टर्न म्यूजिक की नॉलेज नहीं है, तुम्हें ये वाले स्टेप्स नहीं करने आते हैं, तुम इंडियन क्लासिकल को करते हो तो कौन देखता है क्लासिकल। समहाउ इस तरह के बच्चों को बातें सुननी पड़ती है, तो इसलिए उस तरफ वो नहीं जाते। अब जो बच्चे आ रहे हैं मेरे पास में, अगर मैं कंपेयर करूं कि जो बच्चे सहज में हैं और जो नहीं हैं वो हमारे वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ ज्यादा इन्वॉल्व। लेकिन सहज योगा में जब आपके अंदर की कुंडली जागृत हो जाती है तो वो आपको वैल्यूज बताती है, आपके धर्म को आपके अंदर स्टैब्लिश करती है। तो मैं सहयोगी बच्चों में वो क्वालिटी देखता हूँ कि उन बच्चों के अंदर हमारे इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो म्यूजिक फॉर्म में हो, डांस फॉर्म में हो, इंडियन आर्ट फॉर्म में हो, इन एनी केस वो उस आर्ट को अपने अंदर अडॉप्ट करना चाहते हैं डीपली, और उसके थ्रू वो अपना कैरियर भी बना रहे हैं। आज की डेट में मैं अगर बहुत सारे सहयोगी बच्चों को जानता हूँ जो म्यूजिक में भी हैं, सिंगिंग में भी हैं और डांसिंग में भी हैं, और उन लोगों का कैरियर भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, बिकॉज एक डिवाइन ब्लेसिंग्स उनके साथ में चल रही है और उनकी वैल्यूज उनको पता है, तो उनका लाइफ स्टाइल भी वैसा ही है। ऐसा नहीं है कि वो वेस्टर्न म्यूजिक नहीं प्ले करते हैं या वो वेस्टर्न सॉन्ग नहीं गाते हैं या वो वेस्टर्न डांस नहीं करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, पर उनको ये पता है कि उनकी वैल्यूज, उनकी मर्यादाएं क्या हैं, तो जहां जितना उनको प्रेजेंट करना है वो वहां करते हैं। ये जो डिफरेंस है, ये हमारा नॉन सहज और सहज परिवार का डिफरेंस है। You are not only a dance teacher, you are a mentor too, I think. Anything guidance you would like to share for upcoming dancing generation, for children with this? जैसे कि आप नृत्य भी करते हैं और सिखाते भी हैं और काफ़ी सालों से कर रहे हैं ये, तो आप हमारी इस जनरेशन को कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? देखिए मैं बच्चों से पहले मैं बच्चों के माता पिता को ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप भी इस सब्जेक्ट को या इस विषय को समझिए कि हमारा जो इंडियन आर्ट है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी लाइफ में, क्योंकि ये डिवाइन यानी जो हमारा जो इंडियन मैथोलॉजी है ये वहाँ से निकल कर आया है। हमारा जो नृत्य है वो स्वयं शंकर भगवान की तरफ से आया है, माता सरस्वती ने सारा संगीत दिया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा उसकी वैल्यू को समझते हुए हमारी आज की जनरेशन को वो उस तरह से प्रिपेयर करें कि उनको वेस्टर्न के साथ साथ में इंडियन भी सिखाएं, जिससे उसकी वैल्यूज उनके अंदर स्टैब्लिश हों, उनको उसके बारे में पता लगे, और जो हमारा जो सनातन धर्म है उसकी भी स्थापना उनके अंदर हो, ताकि वो बच्चे कहीं पर भी जाएं वो अपने पथ से भ्रष्ट ना हो और अपने उस मर्यादित यानी जिसे कहते हैं कि डिसिप्लिन जो लाइफ है उनकी, वो उनके साथ में चलती रहे हमेशा। Yes. और जहाँ तक मैं आपको इसको सहयोगा से कनेक्ट करता हूँ, तो सहयोगा में आने के बाद में जो हमारा दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, जब वो जागृत होता है कुंडलिनी जागरण के बाद में, तो आप यकीन मानिएगा कि आपको ये भी नहीं पता कि आपको कौन कौन सी आर्ट फॉर्म आपके अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगी। जैसे मैं पहले केवल एक डांस फॉर्म को जानता था, पर जब मैं सहज में आया तो सहज में आने के बाद में डेकोरेशन का काम, पेंटिंग का काम और माला बनाने का काम, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी जो मैंने कभी सीखी नहीं, किसी से मैंने उसकी कोई शिक्षा नहीं ली, कोई एजुकेशन नहीं ली है,
वो मैं आज की डेट में मतलब वो कैसे कर रहा हूँ मुझे नहीं पता है, बट वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। बस आपके पास आता है काम, आप कहते हो हाँ हो जाएगा, क्योंकि करने वाले तो सब ऊपर वाले ही होते हैं, तो वो क्वालिटी भी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो अगर आप साथ में सहज योगा भी करते हैं तो ये आपके बच्चों के लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। What you are preparing with your students for Shimata's birthday this time? I think that you have some secret, no? बोल देखिए, इस बार की बर्थडे पूजा के लिए 2026 मार्च 21 मार्च बर्थडे पूजा के लिए हम एक एग्रीकल्चर के ऊपर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर एक प्ले बना रहे हैं। वो सब्जेक्ट भी इसलिए लिया गया है क्योंकि आज की जो खेती हो रही है, फार्मिंग हो रही है, उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह को यूज़ किया जा रहा है, जिसका जो बहुत ही गंदा इम्पैक्ट जो है हमारी ह्यूमैनिटी के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि लोग बहुत बीमार होने लग गए हैं। जो बीमारियां कभी रेयर हुआ करती थी, अब वो हर दूसरे तीसरे व्यक्ति के अंदर हो रही है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को की अवेयरनेस के लिए हम श्री माता जी के समक्ष एक नाटक लेके जा रहे हैं, क्योंकि श्री माता जी ने भी सहज प्राकृतिक कृषि के ऊपर बहुत जोर दिया है कि उनके द्वारा दी गई वाइब्रेशंस का अगर हम इस्तेमाल करें तो हम किस तरह से ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं और एक अच्छी फसल के साथ में अच्छा स्वास्थ्य जीवन हम पा सकते हैं। उसके लिए हम वो एक नाटक श्री माता जी के समक्ष लेकर जा रहे हैं। Very interesting. These girls are very talented, I think. Or you have a difficult. नहीं, देखिए, मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि सहज के जो बच्चे हैं जो सहज करते हैं उनमें इतना फर्क होता है बाहर जो नहीं करते हैं कि इनको चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, ये अपने अंदर उसको अडेप्ट कर लेते हैं और उसको, जबकि नॉन डांसर हैं लेकिन वो उस तरीके से उसको प्रेजेंट भी कर लेते हैं। Maybe we can return to your own career. Do you still perform as a dancer yourself? If so, where and when can we see your own performance? As a Sahajyo is okay, but where you can dance for us? Maybe in birthday puja or maybe in dharamshala. Better in birthday. धर्मशाला में सेमिनार, I'll try to perform. मैं वहाँ एक प्रस्तुति तैयार कर रहा हूँ जिसमें कोई शब्द नहीं होंगे, केवल भाव होंगे। Because we are missing about your dancer, but new generation, as my friend, never saw your dance. You must show your masterhood. डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा अपना कि बहुत जल्दी आपके समक्ष एक प्रस्तुति लेकर आऊँ। Today I think was absolutely a good discussion. It was our pleasure to have you with us. Same here. Same here. And I hope that we will see a new dancer dancing, new performance with girls and your own performance. And I think that your masterhood, your dancing can bring to not only for Sahajiks but whole world, I think, many good things. मैं आप सभी लोगों के साथ एक और बात साझा करना चाहूँगा जो शायद आपकी तरफ से पूछने में रह गई है, पर अभी अभी अचानक से मुझे याद आई कि आपने अचीवमेंट के बारे में पूछा था मेरे से। श्री माता जी जो सहज योगा की फाउंडर हैं, वो आदिशक्ति का इनकारनेशन है, ये हम सब जानते हैं। और जो सहज नहीं करते हैं वो अगर सहज का एक बार अनुभव लें तो वो भी थ्रू वाइब्रेशंस जो उनके खुद के शरीर से आएगी, उसके थ्रू वो जान सकते हैं कि श्री माता जी कौन हैं। तो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि 2007 दिवाली पूजा जो नोएडा इंडिया में हुई थी, वहाँ मेरे ग्रुप की एक परफॉर्मेंस तैयार थी और उसका जो डांस का जो नेम था वो ए गिरी नंदनी, आदि गुरु शंकराचार्य ने जो लिखा था, ए गिरी नंदनी पर प्रस्तुति थी हमारी। और जब मेरी पूरी टीम तैयार होकर वहाँ पहुँची
तो हमें पता लगा कि श्री माता जी आ रहे हैं स्टेज पर साकार रूप में, और आज कल्चरल प्रोग्राम नहीं होगा, पूजा होगी। तो हमने कहा कि ठीक है, फिर हम अपने कपड़े बदल लेते हैं, क्योंकि हम ड्रेसेस चेंज करके पूजा के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो हमें कहा गया कि नहीं, आप ऐसे ही रहिए, पूजा के बाद हम आप लोगों का डांस करवाएंगे। हमने कहा ठीक है। तो हम सभी आर्टिस्ट लोग जो है स्टेज के बैक साइड में बैठे हुए थे। श्री माता जी आए, और श्री माता जी ने आने के बाद में जो नालगीकर अंकल थे उनके कान में कुछ बोला, तो हमें पता लगा बाद में कि श्री माता जी ने पूजा के लिए मना कर दिया है कि आज पूजा नहीं होगी, कल्चरल प्रोग्राम शुरू करिए। तो कल्चरल प्रोग्राम में थर्ड नंबर हमारा था। हमसे 2 पहले भी परफॉर्मेंसेस थी और थर्ड नंबर हमारे ग्रुप का था। तो जब हम तैयार थे परफॉर्मेंस के लिए, तो हमारे पास में लोग पूछने के लिए आए कि आपके पास में नर्मदांजलि बुक है? तो हमने कहा नहीं, हम तो डांस करने के आए हैं, हमारे पास में कोई बुक नहीं है। तो अंदर जब हम गए तो लिस्ट के अकॉर्डिंगली श्री माता जी ने बुक नर्मदांजलि ओपन की हुई थी और अपने लैप पे रखा हुआ था, और उसमें भजन खुला हुआ था एग्री में, और हमारा पूरा ग्रुप उनके समक्ष परफॉर्म करने के लिए पहुंच गया। वो जो अनुभव था साकार रूप में श्री माता जी के सामने, वो फर्स्ट टाइम था मेरा अनुभव जो रहा माँ के सामने। वो ऐसा था कि शायद मैं उनको शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस समय जब माँ साकार रूप में आके बैठे तो बहुत सारे मिरेकल्स हुए हमारे साथ में। कि उनका उस सॉन्ग का इंट्रोडक्शन जिन्होंने पढ़ना था वो म्यूजिक टीम में जाकर बैठ गई थी, तो उनका इंट्रोडक्शन कौन पढ़ेगा? वो इंट्रोडक्शन मेरे पास आ गया पढ़ने के, एज ए ग्रुप लीडर मेरे पास आ गया कि भाई तुम पढ़ो। जब मैं पढ़ने के लिए वहाँ पहुँचा हूँ तो सडनली मुझे स्ट्राइक हुआ कि मैं आदिशक्ति के बारे में क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि आदिशक्ति तो स्वयं बैठी हैं यहाँ पर, तो मैं क्या बोलूँ? तो मेरे अंदर जैसे मानो कि कुछ था ही नहीं। फिर देन आई रियलाइज कि मैं तो स्टेज पे खड़ा हूँ और मुझे बोलना है कुछ, तो वो मैंने पढ़ना शुरू करा, लेकिन मैं माँ वहाँ बैठी हैं, मैं क्या पढ़ रहा हूँ उनके बारे में, मतलब बोला एक फील था वो, मैं शायद आपको शब्दों में नहीं बता सकता। एनी हाउ वो हुआ। उसके बाद में डांस हमारा शुरू हुआ। अब क्योंकि बच्चों ने पूरा ऑडियंस की तरफ फेस करके प्रैक्टिस किया था, तो बच्चे ऐसे सीधा स्ट्रेट देखकर वो परफॉर्म कर रहे हैं, माँ इधर बैठे हुए हैं। मुझे किसी सहयोगी ने आकर कहा कि अरे बच्चों को बोलो कि श्री माता जी की तरफ फेस करें। अब डांस के बीच में मैं, आप देखें वो यूट्यूब पर वीडियो है, अगर आप देखेंगे तो उसमें कि मैं बीच में आता हूँ और आने के बाद में मैं वेपन्स जो रखे थे देवी के उनको साइड करते करते कह रहा हूँ कि माँ की तरफ फेस करो, माँ की तरफ फेस करो। लेकिन बच्चे भी आउट थे यहाँ से, बच्चे भी सीधा परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेटर ऑन परफॉर्मेंस खत्म हुई। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद में श्री माता जी ने सब बच्चों को अपने पास बुलाया, अपने पास बैठाया। तो यहाँ क्योंकि गर्ल्स बैठी हुई थी तो हमारी एक मर्यादा है कि हमारा भाई और बहन का जो रिश्ता है उसको हम मर्यादा में रहें। तो मैं उससे 2 कदम इधर साइड में खड़ा हुआ था ऐसे करके। तो माँ ने पूछा कि कहाँ से आए? माँ ने ऐसे किया और सडनली माँ ने ऐसे टर्न किया हमारी तरफ और कहती हैं क्या करते हो आप? और मेरा खुद का पूरा अटेंशन बस माता जी के चरण दिख जाए मुझे। वो क्या कह रही हैं मुझे होश नहीं था, क्योंकि यहाँ से सब कुछ ब्लैंक था। बस वो चरण देखने की जो इच्छा थी, मेरा ध्यान उधर था। माँ ने फिर पूछा आप क्या करते हैं? तो नागेकर जी ने मुझे कहा कि बेटे बताओ क्या करते हो? मैंने कहा मैं क्या करता हूँ, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। तो पता नहीं उन्होंने ये कैसे कहा कि माँ ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जबकि मैं किसी कॉर्पोरेट में जॉब करता था उस समय पे, कि माँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो माँ की बहुत, मुझे आज भी याद है, ये 2007 की बात है, बहुत डिप्लोमेटिकली माता जी ने स्माइल किया, अच्छा पढ़ाते हैं, हमें आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। एंड आई वाज लाइक ये क्या था? वो जो ब्लेसिंग थी, जो श्री माता जी का कन्वर्सेशन था हम लोगों के साथ, फर्स्ट टाइम श्री माता जी ने इतना ब्लेस किया हम लोगों को कि लाइक हम सब बाहर आने के बाद में सारे आर्टिस्ट जो है ना एक दूसरे के गले मिलकर रो रहे थे। वो एक खुशी के आंसू थे हम लोगों के। ये मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज ये डायरेक्ट डिवाइन से ब्लेसिंग्स और वो दिन और आज का दिन एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे था कि जो मेरी जो आर्ट है अपनी, वो डे बाय डे बढ़ती चली। जय श्री माता।
2 words. Email? No words. WhatsApp email message.